नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों को लेकर कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने बनाया दोस्तों, n बराबर पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, ये तीसरा ऊर्जा स्तर, ये चौथा ऊर्जा स्तर, ये पांचवा ऊर्जा स्तर और ये छठा ऊर्जा स्तर। ठीक है, यहां एक और बना देता हूं, इसको मैं कह देता हूं दोस्तों, पहला मैं इसको कह देता हूं, यहां गैप ज्यादा, n बराबर 1, ये है n बराबर 2, ये n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 और n बराबर 7। ये मैंने 7 कोष बनाए, मैंने 7 कक्षाएं बनाई है दोस्तों। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। इनके बीच में यहाँ गैप सबसे ज्यादा रखा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पहली क्लास और दूसरी क्लास के बीच में ऊर्जा का अंतर ज्यादा होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दूसरे तीसरे के बीच में इससे थोड़ा कम होता है, फिर और कम, फिर और कम। ऐसे कक्षाओं के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल है वो बढ़ता जाता है। अब देखिए, 5 श्रेणियां चलती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। जो श्रेणियों की बात करें दोस्तों, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियां हैं। अब 5 कौन कौन सी है, ध्यान दें। अगर किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भले दूसरी से पहली में आओ, भले तीसरी से पहली में आओ, भले चौथी से पहली में आओ, भले पांचवी से पहली में आओ, किसी भी कक्षा से यदि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आता है, पहले कोष में आता है, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों लाइमन श्रेणी। ये हमारे पास कौन सी श्रेणी बनती है, लाइमन श्रेणी। किसी भी कक्षा से यदि इलेक्ट्रॉन पहली क्लास में आता है तो इस श्रेणी को हम नाम देते हैं दोस्तों लाइमन श्रेणी। दूसरा, यदि किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन यदि दूसरी क्लास में आता है, भले वो तीसरी से दूसरी में आए, भले चौथी से दूसरी में आए, भले पांचवी से दूसरी में आए, भले छठी से दूसरी में आए, किसी भी क्लास से इलेक्ट्रॉन यदि दूसरी क्लास में आता है तो इसको हम कहते हैं बामर श्रेणी। ये हमारे पास कहलाती है बामर श्रेणी। यदि किसी भी क्लास से इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आता है, अगर तीसरी क्लास में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं पाषाण श्रेणी। ये श्रेणी हमारे पास कहलाती है पाषाण श्रेणी। अगर किसी भी क्लास से इलेक्ट्रॉन यदि चौथी कक्षा में आ रहा है, किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन यदि चौथी कक्षा में आ रहा है तो इसको बोलते हैं हम ब्रैकेट श्रेणी। ये हमारे पास कहलाती है ब्रैकेट श्रेणी। अगर किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पांचवी कक्षा में आ रहा है, भले वो छठी से पांचवी में आए और भले सातवीं से पांचवी में आए, पांचवी का नाम है दोस्तों फुंड श्रेणी। पांचवी जो श्रेणी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो कहलाती है फुंड श्रेणी। तो आपको आसानी से याद रह जाएगा, P फॉर 5 और F फॉर फुंड। पांचवी श्रेणी का नाम है दोस्तों फुंड श्रेणी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कितनी श्रेणियां होती है, 5। पहली श्रेणी कौन सी है, लाइमन, फिर बामर, फिर पाषाण, फिर ब्रैकेट और फिर फुंड। देखिए दोस्तों, हम यहाँ एक टर्म और सीखेंगे, उत्सर्जित फोटोन का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। ये जो 5 श्रेणियां हैं, सभी श्रेणी की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। किस श्रेणी की तरंगदैर्घ्य कहां से लेकर कहां तक होगी, इसके लिए हम तरंगदैर्घ्य का एक फॉर्मूला पता करेंगे। तो देखिए, हमने ऊर्जा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था दोस्तों, ऊर्जा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था En इक्वल टू माइनस RH Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था हमने En इक्वल टू माइनस RH Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां आप क्या करें, बोर मॉडल की तृतीय परिकल्पना यूज करें। और तीसरी परिकल्पना हमने पढ़ी थी, E इक्वल टू हमने पढ़ा था दोस्तों En2 माइनस En1।
जहां E है उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, और फोटोन की ऊर्जा होती है दोस्तों h न्यू इक्वल टू En2, तो ये बन जाएगा माइनस का RH जेडी स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, N2 था इसलिए N2 का स्क्वायर किया, माइनस यहां से हमारे पास ये बन जाएगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह था और इसकी जगह और माइनस लगाऊंगा, RH जेडी स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा N1 स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे ये, और साथ में कुछ कॉमन भी आ रहा है दोस्तों, RH और जेडी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये प्लस का बन गया। तो दोस्तों इसको पहले लिख देता हूं मैं 1 अपॉन N1 स्क्वायर, माइनस यहां से बचा हमारे पास 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब आवर्ती और तरंगदैर्घ्य में दोस्तों एक संबंध चलता है कि जो आवर्ती होती है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां H और म्यू की जगह लिखता हूं C अपॉन लेमडा इक्वल टू ये बन गया RH जेडी स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। यहां देखिए HC से HC कैंसिल आउट है, तो यहां हमारे पास क्या बना 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू R जेडी स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। यहां ये जो R है ये कहलाता है दोस्तों रीडबर्ग नियतांक, इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो R है इसको हम कहते हैं रीडबर्ग नियतांक, रीडबर्ग कांस्टेंट, और R की वैल्यू दोस्तों फिक्स है 1.097 गुणा 10⁷, और रीडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है मीटर इनवर्स। अब देखिए हम श्रेणियां किसकी पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों की चर्चा कर रहे हैं हम। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो यहां हम 1 लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 अपॉन लेमडा बराबर R ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है कि 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू R ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं लाइमन श्रेणी को लेकर। तो देखिए लाइमन श्रेणी फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू R ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। लाइमन श्रेणी के लिए N1 का मान कितना होगा दोस्तों 1। लाइमन श्रेणी के लिए N1 का मान होगा 1, ठीक है। N1 का मतलब उसकी मूल अवस्था कौन सी है। तो पहली क्लास में लाइमन श्रेणी के लिए किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन कौन सी क्लास में आ रहे हैं, पहली क्लास में, तो N1 का मान हो गया 1। N2 के मान क्या क्या हो सकते हैं, दूसरी क्लास से, तीसरी क्लास से, चौथी क्लास से, किसी भी क्लास से इलेक्ट्रॉन कहां आ सकता है दोस्तों, पहली क्लास में। तो लाइमन श्रेणी के लिए N1 का मान तो हो गया 1, और N2 के मान क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी कक्षा से पहली कक्षा में आ सकता है, तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, किसी भी क्लास से आ सकता है। तो N1 का मान 1 और N2 का मान 2, 3, 4 अनंत तक कुछ भी हो सकता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो लाइमन श्रेणी है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। याद रखेंगे दोस्तों, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में प्राप्त होती है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। लाइमन के बाद दूसरी श्रेणी आती है दोस्तों बामर श्रेणी। बामर श्रेणी, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला वही सेम 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू R ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब बामर के लिए N1 का मान तो कितना होगा, N1 का मान होगा बामर के लिए 2। देखो बामर श्रेणी के लिए N1 के मान है सब ये, N1 का मान कितना होगा 2। N2 कौन कौन सी कक्षा से आ सकता है इलेक्ट्रॉन, तो तीसरी से आ सकता है, चौथी से आ सकता है, पांचवी से आ सकता है, इस तरीके से।
और ये जो बामर श्रेणी है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती है दोस्तों, याद रखना। बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में प्राप्त होती है? तो हम बोलेंगे दृश्य भाग में प्राप्त होती है। और दोस्तों ये जो दृश्य भाग है इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के सबसे पहले खोजी गई श्रेणी है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। सर्वप्रथम खोजी गई श्रेणी, सर्वप्रथम खोजी गई श्रेणी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सर्वप्रथम खोजी गई श्रेणी कौन सी है? तो हम बोलेंगे बामर श्रेणी। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सबसे पहले खोजी गई श्रेणी कौन सी है? तो हम कहेंगे बामर श्रेणी। बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में प्राप्त होती है? तो हम कहेंगे दृश्य भाग में प्राप्त होती है। दृश्य प्रकाश की या दृश्य भाग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। सूर्य के प्रकाश की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये जो मैंने तरंगदैर्घ्य लिखी है ये किसकी है? ये सूर्य के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। किसकी तरंगदैर्घ्य है? ये दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। सूर्य के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है ये 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। और ये सबसे पहले खोजी गई श्रेणी है, ये सर्वप्रथम खोजी गई श्रेणी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश के अंदर मिल रही है, मतलब इसकी जो तरंगदैर्घ्य है बामर श्रेणी की वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आसपास मिलती है। बामर श्रेणी की जो तरंगदैर्घ्य है, ये जो मैंने तरंगदैर्घ्य लिखी है, ऐसा नहीं है कि बामर श्रेणी की मिनिमम तो ये हो गई और मैक्सिमम ये हो गई, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये मैंने तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की लिखी है, ये तरंगदैर्घ्य मैंने सूर्य के प्रकाश की लिखी है। बामर श्रेणी की तरंगदैर्घ्य इसी के आसपास मिलती है, इसी रेंज के अंदर मिलती है। बामर श्रेणी की तरंगदैर्घ्य सूर्य के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आसपास में मिलती है। तो सबसे पहले यही श्रेणी खोजी गई थी। फिर लोगों ने पता लगाया कि यार कुछ तरंगें ऐसी भी होती है जिनकी तरंगदैर्घ्य इनसे कम या जिनकी तरंगदैर्घ्य इनसे ज्यादा हो, तो बाकी सभी श्रेणियां बाद में खोजी गई थी। सबसे पहले खोजी गई श्रेणी है दोस्तों बामर श्रेणी, विशेष ध्यान रखेंगे आप। तीसरी जो श्रेणी है उसका नाम है दोस्तों पासन श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तीसरी श्रेणी कौन सी है? तो हम कहेंगे पासन श्रेणी। यहां फॉर्मूला लिखूं मैं सेम, तो वही 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ n1 का मान तो कितना हो जाएगा दोस्तों? n1 का मान तो हो जाएगा 3। पासन के लिए n1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3। n2 क्या क्या हो सकते हैं? तो n2 के मान हो सकते हैं दोस्तों चौथी क्लास से, 5वीं क्लास से, 6ठी क्लास से, किसी भी क्लास से। n1 का मान तो 3। अब तीसरी कक्षा में कहां से आ सकता है? चौथी से तीसरी में आ सकता है, 5वीं से तीसरी में आ सकता है, 6ठी से तीसरी में आ सकता है। तो n2 के मान हो जाएंगे 4, 5, 6 इस तरीके से। अब ये जो पासन श्रेणी है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दोस्तों अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, ध्यान रखेंगे। पासन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में प्राप्त होती है? तो आप कहेंगे अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। अब देखो चौथी जो श्रेणी है उसका नाम है दोस्तों ब्रैकेट श्रेणी। उसका नाम है ब्रैकेट श्रेणी। फॉर्मूला वही सेम 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट के लिए n1 का मान कितना होगा? 4। ब्रैकेट श्रेणी के लिए n1 का मान कितना होगा? 4। अब n2 के मान क्या क्या हो सकते हैं? तो n2 के मान हो सकते हैं 5, 6, 7 इस तरीके से। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट श्रेणी है ये भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। ये भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। अब देखिए पांचवी जो श्रेणी है उसका नाम है दोस्तों फुंड श्रेणी। पांचवी फुंड श्रेणी। फॉर्मूला वही 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो फुंड के लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5।
फुंड श्रेणी के लिए n1 की वैल्यू कितनी 5। कौन 5वीं में कहां से आ सकता है, तो आपको पता है 6ठी से आ सकता है, 7वीं से, 8वीं से, इसी तरीके से। और ये जो फुंड श्रेणी है दोस्तों, ये भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में प्राप्त होती है, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। तो आप याद रखेंगे लास्ट वाली तीनों श्रेणियां पाशन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों की तीनों ही अवरक्त 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 तीनों श्रेणियां ही अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। पहली जो हमने श्रेणी पढ़ी लाइमन, ये प्रावेदनी भाग में प्राप्त होती है। दूसरी बामर श्रेणी दृश्य भाग में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने चर्चा की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों को लेकर। आप इनको क्रम से याद रखें ताकि n1 के मान में आपको दिक्कत नहीं आए। अगर n1 का मान पता चल गया तो n2 का मान तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो आप इनको क्रम से याद रखें, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फुंड। अब देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी से लेकर किस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा कि लाइमन श्रेणी का लघुत्तम तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/λ = r ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो देखिए कौन सी श्रेणी है ये, लाइमन। तो लाइमन नाम आते ही आपको लिख देना है, लाइमन के लिए n1 की वैल्यू तो फिक्स रहती है, n1 की वैल्यू बनेगी लाइमन के लिए 1, पहली श्रेणी है। और आपको पूछ रहा है लाइमन का लघुत्तम। तो दोस्तों जब भी लघुत्तम पूछे, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, या इसी को बोल दो न्यूनतम या निम्नतम। तो इसके लिए n2 का मान आपको लेना है अनंत। याद रखें n1 का मान तो फिक्स है 1, अब n2 के मान कहां से कहां तक थे, 2, 3, 4, 5 अनंत तक थे। तो यहां लघुत्तम आए मतलब न्यूनतम आए तो मान बड़ा लेना है, अनंत लेना है, विशेष ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/λ = r ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो देखिए क्या बना, ये 1/λ = r ब्रैकेट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/अनंत का स्क्वायर। 1/ अनंत की वैल्यू 0 होती है, ये 1/1 का मतलब 1, और 1 को r से गुणा करेंगे तो r ही बनेगा। तो ये 1/λ = हो जाएगा r। इसको उल्टा लटकाएंगे तो ये बन जाएगा 1/r। तो 1/1.097 गुणा 10⁻7, r की वैल्यू 1.097 गुणा 10⁻7। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं 1.097 गुणा 10⁻7, इसका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा दोस्तों, देखिए 1/1.097, 10⁻7 ऊपर जाके माइनस का 7 बना देगा। अगर मैं इसमें भाग देता हूं तो भाग जाएगा 0.912 बार। यहां मैं 1 मान लेता हूं, भाई कुछ नहीं है तो भगवान गणेश जी 1 तो सब जगह विद्यमान होते हैं। तो 1.097 में 1 का भाग जाएगा 0.900 बार, गुणा हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 10⁻−7 मीटर। 3 संख्या बाद पॉइंट है, ऊपर से पॉइंट हटाकर 3 0 ऊपर लगाता हूं तो 10⁻−10 मीटर बनेगा, जिसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास बन जाएगा 912 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों ये 1/r का मान हमारे पास कितना आया, 1/r की वैल्यू आई 912 एंगस्ट्रॉम। ये मान आपको विशेष ध्यान रखना है, आगे कई जगह इसमें मदद मिलेगी अपने को, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। 1/r की वैल्यू कितनी होती है 912 एंगस्ट्रॉम, जबकि r की वैल्यू कितनी होती है 1.097 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स। r की वैल्यू ये होती है 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। तो हमने पता कर लिया कि लाइमन श्रेणी का लघुत्तम या न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो हम कहेंगे 912 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, बामर श्रेणी का अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा कि 1/λ = r ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब बामर श्रेणी के लिए n1 का मान आएगा 2। बामर श्रेणी पहली लाइमन दूसरी बामर, तो बामर के लिए n1 का मान फिक्स है 2। n2 के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अनंत तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अधिकतम पूछें तो इसका न्यूनतम मान लेना है। अगर यहाँ न्यूनतम लिखता तो यहां पर मैं मान अनंत लेता।
तो मुझे यहाँ पर N2 का कौन सा मान लेना पड़ेगा दोस्तों? 3। N2 की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी? यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व। 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। भाई n1 की वैल्यू तो 2 है और n2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसको सरल करेंगे हम। 1/λ इक्वल टू ये बन गया 1/4 और ये बन गया 1/9। तो 1/λ इक्वल टू इनका एलसीएम आ गया 36। तो यहाँ तो बन जाएगा 9, यहाँ बन जाएगा दोस्तों 4। तो ये हमारे पास बन गया 1/λ बराबर 5r/36। 9 में से 4 गया तो 5r/36। उल्टा लटकाएंगे इसको तो लेमडा बराबर बन जाएगा 36/5r। इसको मैं लिख देता हूं 36/5 इंटू 1/r। तो इसको सरल करेंगे दोस्तों 36/5 इंटू 1/r की वैल्यू है 912 एंगस्ट्रॉम। 1/r की वैल्यू कितनी है? 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 से कट जाएगा ये 7 बार, 5 7 35 बचा 1, तो ये हमारे पास 7.2 बार भाग चला जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा दोस्तों लेमडा बराबर 912 इंटू 7.2 एंगस्ट्रॉम। इसको आप सरल करके लिख दें, हम सरल कर लेते हैं। 912 को हम गुणा करते हैं 7.2 से। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 और 9 दूनी 18, 2 7 14, 1 हासिल, 7 1 7 और 1 8 और 9 7 63। तो ये बन गया 4 6 8 8 16, 3 और 1 4 और 1 5 और ये 6, 1 के बाद पॉइंट। तो इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों लेमडा बराबर 65-66.4 एंगस्ट्रॉम। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं बामर श्रेणी का अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो आप बताएंगे 65-66.4 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे आपको किसी भी श्रेणी का अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य आपको पूछा जा सकता है। जैसे आपको पूछ लें कि पाषाण श्रेणी का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होगा, पाषाण श्रेणी का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होगा। मैं अगर बात करूं दोस्तों, पाषाण श्रेणी दे दी आपको और पाषाण श्रेणी का आपको निकालना है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। आपको न्यूनतम लेमडा पता करना है। तो आपको n1 का मान तो कितना लेना है? 3। लाइमन बामर पाषाण n1 का मान तो 3। n2 के मान क्या क्या हो सकते हैं? 4 5 6 अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको n2 का मान कितना लेना है दोस्तों? अनंत। न्यूनतम किसी भी श्रेणी का पूछें आपको मान अनंत लेना है, अधिकतम पूछें तो उससे जस्ट एक ज्यादा वाला मान आपको लेना है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक के अंदर एक सारणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। पहला आप कॉलम बनाएंगे श्रेणी का नाम, फिर न्यूनतम तरंगदैर्घ्य और फिर अधिकतम तरंगदैर्घ्य। श्रेणी के नाम में पांचों लिख देंगे, लाइमन बामर पाषाण ब्रैकेट और फुंड। आप पांचों का न्यूनतम की टेबल भरेंगे और अधिकतम तरंगदैर्घ्य की टेबल भरेंगे आप। तो इस प्रकार हमने चर्चा की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों को लेकर। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।